हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी हिमांशी खुराना के बारे में। हिमांशी खुराना की बीते दिनों तस्वीरें वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, क्योंकि जब पंजाब में जो पानी का जो सैलाब आया था, जिसकी वजह से कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का रोज़गार जो है वो ख़तरे में आ गया, कितने लोगों का जान माल का नुकसान हो गया। तो ऐसे वक्त में हम लोग कहीं ना कहीं जब इस तरह की परिस्थिति देश में आती है, तो हमें पता है कि एक आम इंसान तो कैसे भी करके जो है खड़ा ही होगा दूसरे इंसान के लिए, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो फिर इंसानियत कहलाने का मकसद ही क्या। इंसानियत शब्द का वजूद ही तभी पता चलता है जब ऐसी विकट परिस्थिति में लोग जो हैं मदद के लिए सामने आते हैं। चाहे आम इंसान हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, हर कोई ऐसी विकट परिस्थिति में अपना एक योगदान देता है और उसका ये फ़र्ज़ भी बनता है। तो ऐसे में जो है मैंने हिमांशी खुराना को देखा, जहाँ पर वो उसी जगह पर जाकर जो वहाँ की बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जो हैं खाना, राशन, कपड़े ये सब तो भिजवाते ही हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसी ज़रूरत होती है महिलाओं की, जो सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं। तो ऐसे में जाकर इस तरह से आगे बढ़कर ये करना, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही इसको आप लोग एक पीआर स्टंट बोल लो या एक दिखावा बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन जो भी आप कर लो, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में अगर कोई इंसान आगे आकर जो है मदद का हाथ बढ़ा रहा है, और इतनी जेन्युइन और इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जेन्युइन ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी क्या, ये एक महिला की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को रिस्पेक्ट देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे हिमांशी का जेस्चर बहुत पसंद आया। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो शायद सही भी हो सकता है। लेकिन मैंने ना हिमांशी की जर्नी देखी है। मैंने हिमांशी को बिग बॉस सीज़न 13 में ही पहली बार देखा था। इससे पहले मैं हिमांशी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इनफैक्ट इनका एक गाना आया था, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड करके, जिसको आगे जाकर रब्ता मूवी में नए तरीके से इस्तेमाल किया, जो सुशांत की फ़िल्म थी और कृति सनन थी उसमें। तो जब मैंने ये इसका ओरिजिनल गाना देखा, तब मैंने देखा कि अरे ये तो इस गाने में हिमांशी खुराना है। काफ़ी साल पहले ये गाना आया था, और रब्ता मूवी जो थी वो सन 2016 में आई थी। तो ये गाना जो था हिमांशी खुराना का था, और मैंने जब हिमांशी के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत ही यंग एज से, 16 साल की उम्र से ही वो मॉडलिंग किया करती थी, और वो मिस लुधियाना का भी टाइटल जीत चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने पंजाबी के म्यूज़िक वीडियो किए, फिर फिल्में करी, और करते करते वो पहुंच गई बिग बॉस के सीज़न 13 में, जो शायद बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा यादगार और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीज़न था। और इसी सीज़न में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हिमांशी खुराना आई थी, क्योंकि इसी सीज़न में शहनाज गिल भी थी, जिनके साथ उनका कोई राइवलरी हुई थी, जिसके बारे में मुझे ना तब पता था और ना मैंने अब जानने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे नहीं जानना, मुझे सच में नहीं जानना था। मुझे सिर्फ हिमांशी के बारे में जानना था। और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हिमांशी ने कितने कम वक्त में जो है पंजाबी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया है, और उनको पंजाब की ऐश्वर्या भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और वो हैं भी बड़ी खूबसूरत, और जितनी हिमांशी बाहर से खूबसूरत है, वो उतनी ही अंदर से खूबसूरत हैं। जो कि मैंने बीते दिनों जो तस्वीरें देखी, जिस तरह से ग्राउंड पे आकर, फील्ड में आकर उन्होंने जो है मदद का हाथ बढ़ाया, ये काबिल तारीफ़ है। ठीक है, पर्दे के पीछे भी लोग होंगे,
मैं उनको भी नहीं भूल सकती हूँ जो पर्दे के पीछे रहकर बिना अपने आप को जो है प्रमोट किए हुए जिन्होंने चैरिटी की है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो। तो तहे दिल से मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ और उनके भी गेस्चर्स को मैं उतना ही अप्रिशिएट करती हूँ जितना मैं इस वक्त हिमांशी खुराना का कर रही हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आगे बढ़कर जो है मदद का हाथ बढ़ाया, जिनको भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जिनका। तो हिमांशी बिग बॉस के सीज़न 13 में गई। अब वहाँ पर हिमांशी और शहनाज की तो जो पंगा था वो तो इतना ज़्यादा बाहर नहीं आया जितना कि हिमांशी की पर्सनल लाइफ निकल के आई, क्योंकि हिमांशी का वहाँ पर एक सो कॉल्ड अफेयर हुआ आसिम रियाज के साथ, जो आगे जाके उस सीज़न के सेकंड बेस्ट कंटेस्टेंट के रूप में निकल के आए। एक तरीके से वो रनर्स अप बने। टॉप 2 में जो आसिम थे वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही उन्होंने कॉम्पीट किया था। तो जो आसिम का जो वन साइडेड लव था हिमांशी के लिए वो छुपा नहीं था, और जिसकी वजह से जो है हिमांशी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि हिमांशी के मुताबिक वो ऑलरेडी एंगेज्ड थी। उनका एक बाहर बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो काफ़ी लंबे समय से हैं, शायद 9 सालों से थी। लेकिन आसिम का उनकी ज़िंदगी में आना एक तरीके से ऐसा कहा गया कि उनके और उनके मंगेतर के रिश्ते को ख़राब कर गया। अब क्या सच है क्या गलत है मुझे नहीं पता। कई लोगों को ये भी लगता है कि ये एक फैब्रिकेटेड रिलेशनशिप था जो उसका था हिमांशी का, जब वो आसिम को बता रही थी कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। कई लड़कियां ऐसा करती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी कहानी गढ़ देती हैं कि भाई मेरी तो शादी होने वाली है, या तो मेरा कोई हस्बैंड है। क्योंकि पहले के पुराने ज़माने में अगर कोई लड़की दूसरे शहर पढ़ने जाती थी तो वो झूठ मूठ का अपने आप को मंगलसूत्र पहन लेती थी। ऐसी कई मैंने कहानियाँ भी सुनी हैं जिसमें लड़की झूठ मूठ का मंगलसूत्र पहनकर जो है वो अपने आप को मैरिड औरत बताती है कि इसकी वजह से जो है कोई लड़का मेरे पीछे ना आए या कोई मुझे परेशान ना करे। ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आज तो नहीं होता। लेकिन आज भी कई लड़कियां थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कहानियाँ गढ़ती हैं। कई लोगों को ये भी ऐसा लगा। अब उनकी ज़िंदगी में कोई था नहीं था, हालांकि वो एक तस्वीर भी लेके आई थी। अब मैं क्या बोलूँ, तस्वीरें तो बनाई भी जाती हैं कंप्यूटराइज, या वाकई वो था। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश करी। उस घर में भी शहनाज इनके फियोंसी के बारे में बात किया करती थी हल्की फुल्की, जो शायद मुझे अब याद भी नहीं है क्योंकि बहुत वक्त हो गया। और मैंने ये सीज़न दोबारा सिर्फ टीवी पर ही देखा जब ये आया करता था। उसके बाद मैंने कभी भी इस सीज़न को दोबारा ओटीटी पर पलटकर देखने की कोशिश ही नहीं करी। इनफैक्ट ये सीज़न भले ही कितना सुपर डुपर हिट रहा हो, मैं कोई सीज़न दोबारा पलट के देख सकती हूँ, जैसे सीज़न 8 जो गौतम गुलाटी वाला था, या सीज़न 7 मैं दोबारा देखना चाहूँगी, या मैं सीज़न 1 भी दोबारा देखना चाहती हूँ कि अगर मुझे पूरा का पूरा कहीं देखने को मिले वापस से। लेकिन चलो मैं सारे सीज़न देख लूँगी दोबारा से, लेकिन ये एक सीज़न 13 है जिसको मैं कभी भी दोबारा नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं है ना, जब ये सीज़न आया करता था ना, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी और मेरे आसपास के लोग, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा इस सीज़न से घुसे हुए थे ना। हमें मतलब आधे लोग मेरे घर के सिद्धार्थ की तरफ थे, आधे लोग जो थे वो आसिम की तरफ थे, उनमें से एक मैं भी थी। बड़ी फाइट होती थी, बड़ी बहसबाजी होती थी। मतलब एक तरीके से ना, मतलब आप समझ लो कि हमारे घर में भी बिग बॉस हो जाता था। मतलब हम लोग इतना ही इन्वॉल्व रहते थे, बहुत इन्वॉल्व रहे। और फिर जब सिद्धार्थ की डेथ हुई ना, तो उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सदमा सा लग गया, और वो सदमे का आज तक हमें लगा हुआ है। और यही वजह है कि बिग बॉस हमने बिल्कुल ही अब देखना छोड़ दिया है। हमारे घर से कोई भी अब बिग बॉस नहीं देख रहा है,
मेरे खुद की फैमिली से। एक वक्त होता था कि हम सारे के सारे बिग बॉस देखा करते थे, वीकेंड का वार भी हम नहीं छोड़ते थे कि आज सलमान आकर क्या किसका पक्ष लेगा, फेवरेटिज्म करेगा या जेन्युइन होकर अपना एक पक्ष रखेगा, हमारे लिए कोई बात करेगा हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए। तो हम इतने इन्वॉल्व होते थे, और आज हम में से किसी को भी घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिग बॉस आ रहा है, सलमान आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो वक्त हुआ करता था। तो आप सोचिए कि, और इतना इसमें जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अव्वल दर्जे की लड़ाइयाँ हुई हैं, धक्का मुक्की, गाली गलोच तो पहले भी होता था, लेकिन जो जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई है, जिस तरीके का बायसपना हुआ है, जो कंटेस्टेंट सारे के सारे, मतलब कोई इस पाले में घुसा है, कोई आसिम के पाले में है, कोई सिद्धार्थ के पाले में है, तो बड़ी हमारा ना बड़ा ही नेगेटिव हम लोग हो जाते थे देख के। तो अब मैं तो नहीं देख सकती इस सीज़न को दोबारा, और ना ही मेरी कभी हिम्मत है, मतलब नहीं देखा जाएगा मुझसे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, और अभी हाल फ़िलहाल तो शेफाली ज़रीवाला की भी डेथ हो गई, जिनको कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जब वो आसिम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो यही वजह है कि अब मैं इस सीज़न को तो कभी नहीं देख सकती, सीज़न 13 को पलट के। लेकिन जितना मुझे याद है मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। और हिमांशी के साथ कहीं ना कहीं इस सीज़न में काफ़ी बुरा हुआ, उनकी इमेज को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा उनके साथ बर्ताव नहीं हुआ। उनकी एक क्लिप भी बाहर आ गई जहाँ पर वो कहती हुई दिखाई दी, जब सलमान खान ने जो है शो के जो कंटेस्टेंट थे उनको समझाने के लिए घर की साफ़ सफाई खुद से की, तब हिमांशी बाहर थी। तब उन्होंने किसी से बात की और कहा कि भाई जब होस्ट को इतने पैसे मिले हैं तो वो जाकर शो की सफाई ना करे तो इसमें क्या हो गया, भाई उसको इतने अरबों खरबों रुपया मिलता है तो साफ़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसी ही बात कही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट वो कुछ ऐसा ही कह रही थी। तो ये वीडियो किसी ने वायरल कर दिया, उसके बाद हिमांशी को बैश किया जाने लगा। और जब हिमांशी उस शो में आसिम के लिए आई, तब सलमान ने भी खरी खोटी सुना दी, और यहाँ तक कह दिया कि भाई जो लड़की इतने सालों का रिलेशन नहीं संभाल सकी वो क्या कर रही है, कुछ ऐसा ही टॉन्ट मारा हिमांशी को। और हिमांशी के ऊपर ना जो कुछ रिव्यूअर भी बातें करते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हिमांशी है सबसे नेक, ऐसे करके हिमांशी का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशी एक इंटेलिजेंट, सेंसिबल और बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फ मेड विमेन है, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा से संभाला है और वो आज भी संभाल रही है। नो मैटर उसकी ज़िंदगी में जो भी उसने डिसीजन लिए रिलेशनशिप से लेकर, भले ही वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन हिमांशी ने हमेशा जो है खुद को ऐसी पोजीशन पे लाकर नहीं रखा जहाँ पर कोई भी आएगा और उसको जो है एक डोरमैट बना के चला जाएगा। जैसे आप देखिए ना, जो हम आजकल देख रहे हैं, अगर हम बात करें जैस्मीन भसीन की या दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की, तो हम इन औरतों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये तो डोरमैट बनी है, ये तो एक्स्ट्रा जाकर जो है रिलेशनशिप में एडजस्ट कर रही हैं। अब कोई लड़की जब अपना एक दायरा बांध कर एडजस्ट करती है कि भाई मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरी इससे ज़्यादा लिमिट है, तो उसको भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। हिमांशी को कहीं ना कहीं शायद पता था कि उसका और आसिम का जो रिलेशन है वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उसने जितना भी पॉसिबल है किया। आप देखेंगे जब हिमांशी घर में दोबारा गई तो आसिम उसको देखकर पागल हो गया, प्रपोज कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसके साथ है, मतलब एक क्रेजी लवर की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन हिमांशी ने वो सारी चीज़ें नहीं करी, उसने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा। अब हो सकता है उस टाइम पर उसको वैसे इमोशंस ना हो जैसे कि
आसिम को थे। हो सकता है कि भाई उस टाइम पर वो इतना ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित नहीं हुई हो या हो रही हो, आई डोंट नो, या वाकई वो हुई हो लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रही हो। जो कि मुझे लगता है कि उसने अपने आप को टाइम दिया, फिर बाहर निकलने के बाद उसने जो है आसिम को सपोर्ट भी किया, और आसिम ने भी अपने इंटरव्यूज़ में हिमांशी को काफ़ी प्रेज़ किया कि वो मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझ में बिलीव रखती है। अगर आप सिद्धार्थ कनन का, आसिम का वो पॉडकास्ट सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आसिम ने हिमांशी के लिए कितनी अच्छी बातें करी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने अपना 100% एक रिलेशन में नहीं दिया। हाँ, उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को भी नहीं गिरने दिया। अब बहुत सारे लोग दीपिका को कॉल आउट करते हैं कि भाई दीपिका ने तो रिलीजन भी चेंज कर लिया, आज वो मुमानी जान भी बन गई है। मतलब अब कई लोग मजाक में बोलते हैं कि भाई वो तो इतना ज़्यादा रिलीजन को फॉलो कर रही है अपने हस्बैंड के, जितना तो ना उसका हस्बैंड करता है ना उसके हस्बैंड की फैमिली करती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, हंसी भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ तो दीपिका ने ऑप्शन ही नहीं अपने पास रखा था, क्योंकि शोहेब से रिलेशनशिप में जाने के लिए उसने इतना कुछ किया और फिर शादी करने के लिए उसने इतनी जहदोजहद करी। मतलब बिल्कुल अपना सब कुछ उसको दे दिया, तब उसके पास बचा ही क्या था। अगर वो आज अपने कदम पीछे करती, कहती कि नहीं मैं रिलीजन चेंज नहीं करूँगी, तो उसको ताना सुनने को मिलता कि भाई तुमने अपने पहले हस्बैंड के लिए तो तुम क्रिश्चियन बन गई, दूसरे के लिए नहीं बन सकती, दूसरे के लिए तुम आइडेंटिटी कर रही हो। तो दीपिका के पास ऑप्शन ही क्या था? दीपिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैस्मीन का भी आप देखिए, तो जैस्मीन को भी अगर भविष्य में अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता वो पीछे हटेगी, क्योंकि जो लड़की इतने टाइम तक एक लड़के के साथ है और अब तो उसके साथ वो लिव इन में भी रहती है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या ऑप्शन बचता है उसके पास ना करने का? और क्यों नहीं ये लोग शादी कर रहे हैं? भाई तुम सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद शादी नहीं कर रहे हो, कह रहे हो भाई हमारा करियर है। भाई कौन सी तुम्हें यशराज की या धर्मा प्रोडक्शन की या संजय लीला बंसाली की कोई फिल्म मिल गई है? अब तो कहीं से भी फिल्में, खुद की इन लोगों की फिल्में नहीं चल रही हैं, तो ये तुम्हें क्या काम देंगे? आजकल हर किसी के लाले पड़े हुए हैं, हर बड़े बड़े प्रोडक्शन वालों की फिल्में मतलब ऐसे तुक्के से ही चल रही हैं, गारंटी से तो चल ही नहीं रही हैं, तुक्के से चल रही हैं। तो फिर कैसे ये लोग तुम्हारा करियर बना सकते हैं? ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर है कि भाई कोई अपना साइड बिजनेस करो, कोई काम करो। और भाई अब तो तुम व्लॉगर बन गए हो, तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक साइड इनकम बिजनेस आ गया है। तो अब शादी करो, अपनी शादी के व्लॉग्स बनाओ, अपना हनीमून पे जाओ, बच्चे करो। आजकल देखो, जिनके करियर जब ख़त्म होने की कगार पे हो जाते हैं तो वो व्लॉगर ही बन जाते हैं ज़्यादातर। अब आप देखिए ना, अर्चना पूरन सिंह भी आ गई हैं व्लॉगिंग के क्षेत्र में, हैं, पता नहीं और कौन कौन आएगा। अब आप कपिल शर्मा का जो शो है वो भी अब बंद हो रहा है, जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। तो अब अर्चना जी के पास जो है वो एक ऑप्शन है यूट्यूब, उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो वहीं से कमा रही हैं। उन्होंने चैनल खोला, अब आगे उनके बच्चे खोल रहे हैं। अब बच्चे जब शादी करेंगे तो उससे वो कंटेंट बनाएंगे, बच्चे भी आगे व्लॉगर बन गए, उनको भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अब प्रमोशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। तो आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको समझ में आ गया है कि अब एक्टिंग में हमारा कोई अब बचा नहीं है, तो वो व्लॉग बनाकर एक्टिंग कर रहे हैं। जो भी उनके एक्टिंग एक्सपीरियंस है वो उसे व्लॉगिंग में डाल रहे हैं। जो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं। मैं यहाँ अर्चना की बात नहीं कर रही, अर्चना पूरी सिंह की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ सभी की कर रही हूँ। अब फ़राह खान को भी देख लीजिए, फ़राह खान भी यूट्यूब पे उतर आई हैं, हर किसी बंदे के घर में पहुँच जाती हैं कि भाई मैं व्लॉगर हूँ, मैं ये हूँ। हालांकि वो काम भी कर रही हैं, लेकिन अगर फ़राह खान काम नहीं भी करेगी तो भी अब फ़राह का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूट्यूब पे है और अच्छे खासे मिलियंस में लोग देखते हैं। कितनी जल्दी लोगों ने देखा है। हमारे जैसे थोड़ी ना है जिनको एक एक व्यू कमाने के लिए भी इतनी टेंशन हो जाती है कि यार वीडियो को डाले एक घंटे से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक
मतलब सिर्फ 2 ही व्यूज़ आए हैं वीडियो पर। इनके साथ तो ऐसा ही नहीं होता ना, ये तो एक वीडियो डाल देते हैं और ऊपर से फिर छू करके इनके व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये तो एक है ना इनके पास बेनिफिट, क्योंकि जो इन्होंने अपने बीते वक्त में जो अपना नाम बनाया है असली की मेहनत कर करके, उसका उनको परिणाम भुगतने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हिमांशी ने इतना मतलब अपने आप को संभाल के रखा, जिसकी वजह से हिमांशी को कितना कुछ सुनना मिला कि भाई उसने आसिम को जो है वैसे ट्रीट नहीं कर रही है। शायद वो जानती थी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, और यही हुआ कि 2 साल के अंदर ही, 2-3 साल के अंदर ही इन्हें समझ में आ गया कि इनका कोई साथ में भविष्य नहीं है। और इन्होंने खुद ही बताया कि भाई रिलीजन की वजह से हम लोग जो हैं वो अलग हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि रिलीजन जब इतना मैटर करता है तो फिर आप रिलीजन से बाहर जाकर मोहब्बत करते ही क्यों हो। जब आप मोहब्बत कर लेते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार हमें इसी इंसान से शादी करनी है, तो फिर जब वो इंसान एक दूसरे धर्म का है, एक दूसरे मज़हब का है, तो फिर उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टिंग व्यवहार करते हो तो दुनिया को क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। और चलो दुनिया को तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप क्यों इतना डिस्कम्फर्ट हो जाते हो। अभी जो अली गोनी है, अली गोनी जो है, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जब वो गणेश चतुर्थी पर गए और वहाँ पर ऐसा लगा कि वो अनकंफर्टेबल है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अली गोनी एक एक्टर हैं और उन्होंने एक हिंदू लड़के का किरदार निभाया था ये है मोहब्बतें में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक आर्टिस्ट के लिए तो मज़हब धर्म मैटर नहीं करता। एक कलाकार होता है। तो जब कला की बात आती है तब आप दूसरा कोई भी धर्म हो, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ। अगर सपोज़ मैं हिंदू हूँ और चलो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशन है, अगर मुझे कोई मुस्लिम औरत का किरदार मिलेगा तो मैं उसको निभा रही हूँ। मुझे पता है कि ये किरदार है, ये लाइट कैमरा एक्शन जब डायरेक्टर बोलेगा मुझे वैसा ही परफॉर्म करना है, वैसे ही रिचुअल्स करने हैं जो एक मुस्लिम लेडी करती है, वैसे ही इबादत करनी है। और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलेगा ख़त्म। अब इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि मेरा भगवान नाराज़ हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही असल ज़िंदगी में भी अगर आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आप लेकर आए हो जो दूसरे धर्म का है, दूसरे बिलीव्स का है, तो थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हो, किसी का कमरे का दरवाज़ा अलग अलग हर तरीक़ा से, किसी का दरवाज़ा ऐसे खुलता है, किसी का किसी एंगल पे खुलता है, किसी के डोर का लॉक अलग तरीके का होता है, तो हम वैसे ही खोल कर दरवाज़ा खोलते हैं। किसी के बाथरूम का नल जो है वो अलग तरीके से खुलता है तो पानी आता है, किसी का राइट से आता है, लेफ़्ट से आता है। मतलब सबके घर के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके अपनी जो है वो प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो वैसे ही अगर आप किसी अपने दोस्त के घर गए हो तो थोड़ा सा अगर आप उनके रिचुअल्स में थोड़ा पार्टिसिपेट कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका खुदा नाराज़ हो जाएगा। ये एक एडजस्टमेंट होती है। अगर आज मुझे कोई बुलाएगा, कोई मुस्लिम मेरी कोई फ्रेंड होगी जो मुझे अपने घर में इनवाइट करेगी, उसके घर में ईद होगी, तो अगर मैं थोड़ा सा उसके साथ में अगर कुछ बोल चाल लूँगी वैसे ही या कुछ ऐसे ही कर लूँगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भगवान नाराज़ हो जाएगा। इवन कई लोग जो मुस्लिम्स भी यही कहते हैं, ये एक एडजस्टमेंट है। देखिए वो गाने की एक लाइन है ना, किसके दिल में क्या छुपा है सब उसे मालूम है। यानी कि भगवान खुदा तो सबको जानता ही है कि किसके मन में क्या है। जब हमारे भाव क्लियर है, हम अपने धर्म के प्रति सिंसियर हैं, तो बस बहुत हो गया ना। जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तब आप अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर क्यों हो जाते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैंने ये देखा है कि जब आप शादी जब आप करते हो ना जैसे, तो आप अपनी फैमिली को लेकर बड़े पोजेसिव हो जाते हो। जैसे लड़के होते हैं,
शादी से पहले माँ बाप से उनकी बिल्कुल वो हो रही होगी, लेकिन जैसे ही शादी करेंगे ना, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा भाई अपनी बीवी को दिखाएंगे कि भाई मैं बड़ा फैमिली मैन हूँ, मैं अपने परिवार की मर्ज़ी से कहीं चलता हलता नहीं हूँ। जबकि सच्चाई तो ये है कि भाई उसकी किसी से नहीं बनती है। लेकिन शादी के बाद क्योंकि उसको अपनी बीवी को अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट करवाना होता है अपने बड़ों का, तो इसीलिए वो खुद वो बनता है। ठीक है ना? तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना। ठीक है, आपके जो बिलीव्स हैं आप मानो, या तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फिर अपनी ही कम्युनिटी की, अपनी ही धर्म के लड़के या लड़की से शादी करो। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू से शादी करो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम से शादी करो, कोई इशू भी नहीं है। लेकिन इस तरह की जब आप अपना एक डिस्कम्फर्ट दिखाते हो अपने एक्सप्रेशंस से, तो फिर पता चलता है कि यार फिर ये क्या है। तो फिर क्यों आपने प्यार किया? प्यार करने के लिए फिर आप धर्म नहीं देखते हो। प्यार करने के लिए तो भाई प्यार हो गया, मैं क्या करूं, प्यार तो बस ऐसे ही हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। जब आप प्यार करते हो तो फिर उस प्यार करने वाले इंसान की जो भी चीज़ उससे जुड़ी है उसका भी तो सम्मान करना ज़रूरी है। वो प्यार ही क्या जो आपकी पहचान ही आपसे ले ले। ये ऐसे प्यार को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती। देखिए, मैं डिफरेंट रिलीजन में शादी या प्यार करने के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं खिलाफ़ किसके हूँ कि अगर आपने डिफरेंट रिलेशन में शादी की है, चाहे आप हिंदू हैं तो मुस्लिम लड़के या लड़की से की हैं, चाहे आप हिंदू हैं तो आप समझ गए ना। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, अगर मैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती हूँ तो मुझे उसके बिलीव्स को रिस्पेक्ट देना होगा। लेकिन वही वाली बात है कि भाई मैं शादी करके बोलूँ नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ये मना है, ये करना, ये तो नहीं होना चाहिए, ये है सख्त खिलाफ है, तो फिर लगता है ना फिर तुम आए क्यों, फिर तुमने शादी की क्यों? इवन अगर वो शख्स भी जो है मेरे साथ मेरे रिचुअल्स में अनकंफर्टेबल होगा तो मुझे भी लगेगा कि भाई तुम्हें तो शादी से पहले ही पता था ना कि मैं क्या हूँ शादी से पहले, फिर उसके बाद क्यों? तो यहाँ पर आकर जो चीज़ें ना वो ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए जो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि भाई अपनी ही जात बिरादरी के लड़के या लड़की से शादी करो तो अच्छा है, क्योंकि शादी ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है। अगर डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट रिलीजन होगा तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ेंगी, एडजस्टमेंट को लेकर झगड़े होंगे। तो इसी वजह से हाँ, अगर आप विदेश में रहते हैं, इंडियन हैं, तो आपको छूट है कि अगर आप गुजराती हैं और आप इंडियन गुजराती हैं तो आप किसी महाराष्ट्रन से शादी कर लो, किसी बंगालन से कर लो, बंगाली लड़के से कर लो, वो चलता है, लेकिन इंडियन होना चाहिए ये कहा जाता है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो और आप अगर पंजाबी हो तो फिर पंजाबी ही फैमिली में शादी करो। तो ये एक हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये बातें बताई हैं। हालांकि ये बातें अब कोई मानता नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है जो मुझे लगता है अब वो सही है। मैं यहाँ किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर लोगों की सोच के अगेंस्ट हूँ कि जब आप जिससे प्यार करते हो उसकी हर एक चीज़ को अपनाना, उससे प्यार करना भी तो आपका एक पहला वो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप वो करते नहीं हो, आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप दूर दूर भागते हो कि नहीं यार वो मना है, हमारे में ये मना है, हमारे धर्म में ये मना है। अब देखिए कई लोग किसी धर्म के होते हैं, उसके बावजूद भी दूसरे धर्मों की वो नॉलेज रखते हैं, तो क्या इससे वो अपने धर्म के प्रति गद्दार हो गए? मुझे समझ नहीं आता। अब कई लोग हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेते हैं, या कई लोग होते हैं जिनको दूसरी भाषाएं सीखने का इंटरेस्ट होता है, तो क्या वो अपने धर्म से कोई वो दगा कर रहे हैं? तो ये नहीं होता है। ये अपनी अपनी सोच की वजह से लोगों ने जो है वो बांध रखा है।
इसी वजह से जो है ना, मैं फिर यही सोच में पड़ जाती हूँ कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना, हम लोग हार जाते हैं। जिस धर्म को हमें अपनी ताकत बनाना चाहिए, अपनी पहचान बनाना चाहिए, हम उसी धर्म को जो है एक तरीके से हथियार बनाकर किसी और का नुकसान करे या ना करे, बट खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे बुरा लगता है। तो इसीलिए मुझे हिमांशी का जो एक स्टैंड था कि नहीं भाई, मैंने इस रिलेशन में बहुत दिया, अब मैं धर्म तो चेंज करूँगी नहीं, तो बेटर है कि ख़त्म करो ये रिश्ता। जो कि बिल्कुल सही बात है। ये नहीं है कि भाई हम इतने साल रहेंगे, हम कोशिश ही करते रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बस हम लिव इन में रह लेंगे। भाई क्या है, क्या है। आज हिमांशी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है, वो आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है। ये मुझे बहुत चिंता होती है ऐसे लड़के लड़कियों की जो एक रिलेशन में ही इतने घुस के रह जाते हैं कि उसके बाद फिर आगे क्या ज़िंदगी है उसके बारे में वो सोच ही नहीं पाते। तो ये मुझे हिमांशी की सबसे अच्छी बात लगी कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। और शायद उसको पता था कि चलो ठीक है, कई लड़के लड़कियां होते हैं जिनको पता होता है कि भाई हमारा रिश्ता आगे नहीं बन सकता, चलो हम ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। कुछ लड़के लड़कियां होते हैं जो फिर उस रास्ते जाते ही नहीं हैं कि भाई हमारे घर वालों ने तो मानना नहीं है और हम लोग भी एडजस्ट हो नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों जाए। तो ये भी होता है। तो भाई अगर आप लोग जा रहे हो ऐसे रास्ते में, आप एक डिफरेंट रिलीजन के लड़के या लड़की से शादी कर रहे हो, तो फिर आपको उसके भी धर्म को रिस्पेक्ट देना होगा। अगर आप नहीं दे सकते, आप किसी और से दिलवाओ ना दिलवाओ वो अलग बात है, बट खुद से तो करो। अगर आप खुद से ही नहीं कर सकते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ऐसे रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट ही नहीं करती जिसमें आप सिर्फ एक अनमेच्योरिटी से चले गए थे और उसके बाद आप हैंडल ही नहीं कर पाए, फिर उसके बाद जो आप रिश्ता तोड़ देते हो, फिर उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हो, फिर एक नए रिश्ते में। वो तो खैर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हिमांशी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। और मेरे दिल में हिमांशी के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है। मेरे दिल में आसिम के लिए कोई ऐसा हेट नहीं है। ठीक है, दोनों ने कोशिश करी, नहीं हुआ, बट एटलीस्ट आज जो हैं दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। दोनों ज़बरदस्ती ऐसे रिलेशनशिप को अपनी पीठ पर ढो नहीं रहे हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है। अब रही बात अली और जैस्मिन की, तो भाई मेरे हिसाब से भाई आप शादी कर लो तो अच्छा है। और अगर शादी करते हो तो एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट दो। आप भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप चेंज हो जाओ, बट एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर बिलीव्स। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, तो फिर अलग हो जाओ। लेकिन वही वाली बात है, अलग होकर भी जैस्मिन जाएगी कहाँ। जो लड़की अपना सब कुछ दे चुकी है, इतना इन्वेस्ट कर चुकी है, उसके बावजूद भी वो लड़की तो नहीं सोच सकती दोबारा कहीं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब अली का मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है अली भी अब किसी और के साथ इन्वेस्ट नहीं हो सकता। तो फिर बेटर है कि कोई ना कोई सल्यूशन निकाल कर इस चीज़ को अब एक नाम देना ही बनता है। वैसे मैंने अली और जैस्मिन के बारे में पहले भी अपने वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। पिछले साल ही मैंने बात की थी जैस्मिन और अली के रिलेशनशिप के ऊपर, मैंने डिकोड किया था। और मुझे शुरू से ही यही लगता है कि इनकी शादी नहीं होगी। अब हो सकता है कि भाई प्रेशर हो तो ये शादी कर ले। अब शादी करी है तो चलनी चाहिए, दोनों खुश रहने चाहिए, और दोनों के जो बच्चे हों वो दोनों के बिलीव्स को इक्वली रिस्पेक्ट करें। मैं इसी में बिलीव रखती हूँ। अभी यूट्यूब पर ये कपल हैं, शाय स्टाइल और मासा ट्यूबर, जिनकी एग्जैक्टली यही स्टोरी है। शाय मुस्लिम हैं और मासा ट्यूबर हिंदू हैं। दोनों ने शादी करी है और दोनों एक दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। जो मासा ट्यूबर हैं यानी कि मयंक हैं, उनका असली नाम मयंक है, वो कहते हैं कि भाई जो शाय है वो मेरे घर में नमस्ते करती है, जब मैं उसके घर में जाता हूँ तो मैं सलाम बोलता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने धर्म चेंज कर दिए हैं।
तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि दोनों ने एक दूसरे के धर्म को एक्सेप्ट किया है। और मैंने भी जितना देखो मुस्लिम धर्म को मैंने जितना मैं समझ रही हूँ ना, तो जो हमारे रीति रिवाज हैं और मुस्लिम धर्म के जो रीति रिवाज हैं उसमें कोई ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं दिखा। ऊपर नीचे आगे पीछे मुझे ज़्यादा लगे हैं। तो कोई मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगा कि अरे बहुत डिफरेंस है, अरे ये है, काफ़ी मुझे चीज़ें सिमिलर लगती हैं। तो ये नहीं होता है, ये आपके खुद के ऊपर होता है। एक रिलीजन को आप लोग हल्ला ना बनाइए, और अगर हल्ला बनाना है तो फिर उस रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है उसकी भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसकी भी है, भले ही कम है। तो दोनों इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर एक डिसीजन ले और अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ें उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे हिमांशी और आसिम बढ़े हैं। तो दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। वैसे मैंने आसिम के ऊपर भी जो है एक वीडियो बना रखा है सेपरेटली, जब वो खतरों के खिलाड़ी में गया था और वहाँ कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत टॉपिक्स पे बात करी है, बट वही वाली बात है कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा नहीं है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा वो टॉपिक्स आप लोगों तक पहुँचे, तो इसीलिए मैं लिंक दे रही हूँ आपको, अगर ठीक लगे तो आप सुनिएगा। तो बस हिमांशी के लिए कोई ज़्यादा वो मैं नहीं बोलूँगी। मुझे हिमांशी की जो पर्सनालिटी है और उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी मुझे सही लगी है, और काफ़ी मिसअंडरस्टूड किया मैंने भी हिमांशी को, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और आई रियली विश हर गुड लक। और जैस्मीन या दीपिका के लिए भी कोई मेरे लिए कोई हेट नहीं है। ठीक है, दोनों मजबूर हैं, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों की मजबूरियां मैं समझती हूँ और शायद वो भी अपनी मजबूरियां जानती हैं। और ना ही अली के लिए मेरे मन में कोई हेट है। ठीक है, उसे जो सही लग रहा है वो कर रहा है, हर इंसान अपनी समझ से ही बर्ताव करता है। लेकिन मैं अली से यही कहूँगी कि तुम एक एक्टर हो, जब तुम एक्टिंग करते हो, जब तुम दूसरे रिलीजन का कैरेक्टर प्ले करते हो, तो तुम्हें लगता है ना कि ये मेरा काम है। तो जब तुम किसी दूसरे के धर्म में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हो तो तुम भी सोचो कि ये मेरा एक एडजस्टमेंट है। मैं ये हर किसी के लिए कह रही हूँ, मैं हिंदू जो लोग हैं उनके लिए भी ये कह रही हूँ कि भाई अगर आपका पार्टनर मुस्लिम है और अगर आप उसका कोई रिचुअल है जो आप उसके रिचुअल में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप एडजस्ट हो जाओ ना। उसने आपका रिलीजन चेंज नहीं किया है तो आपको भी उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना है। ज़रूरी नहीं है, आप लोग हर चीज़ को पता नहीं क्यों अदरवाइज़ लेके चले जाते हो, तो यही चीज़ जो है आगे जाकर एक जो खूबसूरत रिलेशन बनने वाला होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो जो भी आप एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हो तो एक एडजस्टमेंट के तौर पर लो, उसको सर पे मत चढ़ाओ कि नहीं नहीं ये है वो है। अल्लाह को भी पता है, भगवान को भी पता है क्या नहीं है। जब प्यार करना आप लोगों ने किसी की वो नहीं सुनी, प्यार करने के लिए जब आपने किसी की नहीं सुनी, तो फिर अब क्यों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खुशी में शामिल होने के लिए फिर आप क्यों सुन रहे हो? आपको तो डे वन से पता है ना। तो खैर ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, तो मैं अब ज़्यादा इसको खींचूंगी नहीं, वरना फिर चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहती। और मेरे दिल में किसी भी रिलीजन के लिए कोई हेट नहीं है, बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरे भी यूट्यूब पर मेरी दोस्त हैं टेबल टॉक 2.0, वो मुस्लिम हैं। मैं उनको उनके जो भी फेस्टिवल है मैं अगर उसकी बधाई देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रिलीजन के साथ कोई गद्दारी कर रही हूँ, या वो मेरे कोई रिलीजन के फेस्टिवल पे मुझे बधाई देंगी तो वो भी उनको भी वो एक मुझे विश कर रही हैं, तो सेम अल्लाह भी उनसे नाराज़ नहीं होगा। तो ये जो एक सोच है ना, इसको बड़ा करने का एक जो है कोशिश हम करते नहीं हैं, बस हम फंसी हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से ये है कि हम खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और औरों की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। और इस मामले में आसिम और हिमांशी ज़्यादा अच्छे रहे, जिन्होंने वक्त रहते समझ लिया कि हमें कोई हक़ नहीं है एक दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करने का, और एक दूसरे को आज़ाद करके अपनी अपनी राहों में निकल लिए और आगे बढ़ लिए।
तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोई ऐसा मीन नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।